नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर चांदनी चौक दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी विशेष रूप से चर्चा के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत आचरण परिवार में। आपको बता दूं कि एक ऐसी व्यापारिक संस्था जिसने 90 के दशक में जिसका बीजारोपण हुआ और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो बहुत कम समय में व्यापारिक जगत के मोटे बिंदुओं पर क्या समस्याएं व्यापारियों की है, बुनियादी तौर पर कैसे वो ठीक करी जा सकती है, कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद का पुल व्यापारिक हित के लिए बनाया जाए, इन तमाम उद्देश्यों के साथ एक संस्था ने आकार लिया था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट। तो ये जो पूरा संस्थान है ये एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पर है और इसमें इस समय 48,000 व्यापारिक संगठन साथ में है और तकरीबन 9 करोड़ व्यापारी भरोसा करता है कैट की बात पर कि अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो कैट उसके साथ खड़ा है। ऐसे कैट के राष्ट्रीय महासचिव भी प्रवीण जी हैं और प्रवीण जी आज ग्वालियर में स्वदेशी हमारा अभिमान अभियान के सिलसिले में है। प्रवीण जी, किस तरह से आप, अगर मैं पॉलिटिकल बात करता हूं तो चांदनी चौक जो सीट रही अपने आप में विविधता में एकता, एक मिनी भारत तो बनाती है वो सीट, साथ में व्यापारी समुदाय भी वहां पर है। 90,000 से आपने उस सीट को फतेह किया है। किस तरह की अपेक्षाएं आप देखते हैं कि वहां के लोगों की रही और किन बिंदुओं पर आप सांसद के तौर पर लोगों की पसंद बने? देखिए, चांदनी चौक पूरे देश की एक विशिष्ट लोकसभा सीट है निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरी सीट पर 150 से अधिक उत्पादों का सबसे बड़ा व्यापार होता है जो पूरे देश में होता है और इसीलिए दिल्ली के व्यापारिक वितरण केंद्र देश का सबसे बड़ा कहा जाता है। बिल्कुल है। स्वाभाविक रूप से चूंकि मैं व्यापारी हूँ और मैंने जीवन भर व्यापारियों के लिए काम किया है तो व्यापारियों की अपेक्षाएं और उम्मीदें तो बहुत है ही। साथ साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम चांदनी चौक ज़रूर है लेकिन वो जमुना के किनारे से लेकर के बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर मुकरबा चौक तक फैली हुई है। फिर उस तो काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर हम एरिया की बात करें तो, और उसमें यदि स्लम वर्ग है जो कि झोपड़ी है तो मध्यम वर्ग भी बहुत है और अपर क्लास भी बहुत है। तो आपने सही कहा कि वो एक मिला जुला चरित्र है, लघु भारत। हाँ, लघु भारत है और सीट का मिला जुला चरित्र है और उस चरित्र को ठीक करना वो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं हमारे बाजारों की बात करूं तो अफसोस इस बात का है कि इतने साल बाद भी आज तक हमारे बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो कि मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। आज बाजारों में अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट भरपूर है जिसके कारण से हमारे व्यापारी व्यापार कर नहीं पाते, सड़कें टूटी हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं नहीं। दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही और कई बार उन्होंने वायदे किए कि दिल्ली के बाज़ारों का वो विकास करेंगे, उन्होंने किया नहीं, जिसके कारण से आज न केवल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्कि दिल्ली में लगभग सभी बाज़ारों में एक बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक बात और, इसके बाद फिर मैं अपने विषय पर आऊँगा, कैट के साथ आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊँगा। बात ये कि रेखा गुप्ता सीएम बनी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबे इंतजार के बाद आई। अब एक सांसद के अलावा अगर हम बात करें कि अब दिल्ली हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो सरकार और सरोकार के बीच में जो गैप था पहले, अब वो गैप नहीं है। किस तरह से इसका लाभ
पूरी दिल्ली को मिल रहा है, चांदनी चौक समेत। देखिए, जिस दिन से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है उस दिन से हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद, दिल्ली के विधायक रोज आपको सड़क पर खड़े होते दिखाई देते हैं। पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री की शक्ल देखने को लोग तरस गए थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको हर छोटे से छोटे बाजार में और कार्यक्रम से लेकर के हर बड़े कार्यक्रम में आपको दिखाई देती हैं। तो ये मानिए एक बुनियादी परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली के साथ जो वायदा किया है कि दिल्ली की सूरत भी बदलेंगे, दिल्ली की सीरत भी बदलेंगे, तो उस बदलाव की प्रक्रिया के लिए हम सब एकजुट होकर के एक टीम के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली एक बदलता हुआ आकार लेगी। अब सवाल आप जरूर कर सकते हैं कि 5 महीने हो गए, अभी तो हमको परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो साहब 10 साल दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। जिस दिल्ली में 10 साल एक सीवर साफ नहीं हुआ, एक नई सड़क नहीं बनी, जो पुरानी सड़कें थी उनकी रिपेयर नहीं हुई, पॉल्यूशन के मामले पर कुछ नहीं हुआ, रोज सुप्रीम कोर्ट की और ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार पड़ती थी। बिल्कुल। वो रातों रात बदलेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। चमत्कार नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी नीयत में खोट नहीं है, और क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है इसलिए हम लगातार ज़मीन पर लगे हुए हैं। लगभग 1 वर्ष का समय हमें लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। हालांकि 1 वर्ष का मतलब कोई चीज़ों से कोई भागना नहीं है। हम पहले दिन से ज़मीन पर काम कर रहे हैं। यमुना सफाई की बात हो, दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की, पहली बार दिल्ली में घुसपैठियों वाले मामले में भी काफी काम हुआ, घुसपैठी का काफी विरोध भी हुआ। तो रोहिंग्या जो हैं उनको तो देखिए, रोहिंग्याओं को तो हम रहने नहीं देंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प है। और वो दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो, ऐसा व्यक्ति जिसको देश में नागरिकता का अधिकार नहीं है उसको किसी भी हालत में रहने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी केंद्र सरकार का संकल्प है। चलिए प्रवीण जी, कैट की अगर मैं बात करता हूँ, एक राष्ट्रीय महासचिव के नाते बड़ी जिम्मेदारी है और लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन अगर हम चाइना के उत्पादों की बात करते हैं तो भारत के बड़े बाजार को पूरी तरह से कैप्चर करने की, होली हो, दिवाली हो, कोई छोटा त्यौहार हो, क्योंकि हम त्यौहार 365 दिन मनाते हैं और उत्सव धर्मी होने के नाते व्यापार भी उसी हिसाब से हमारे यहाँ चलता है। किस तरह से आपको लगता है कि केंद्र की नीतियां चाइना के बाइकॉट के, कैट के संकल्प को व्यापारी जगत को मजबूती देगी? कि नहीं साहब, आप ऐसा मत सोचो कि हम दोहरी बात कर रहे हैं, कैट कह रहा है कि आप बाइकॉट करो और सरकार उनको रास्ता दिखा रही है, तो कैसे होगा? देखिए, जब गलवान पर युद्ध हुआ, बिल्कुल, उस समय कैट ने एक कॉल दी कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। और पिछले 4-5 वर्षों के इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज जो कस्टमर है उसकी सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले वो सस्ता है इसीलिए चाइना मांगता था, आज मेरी दुकान पर जो कस्टमर आता है वो पूछता है ये चाइना का बना हुआ तो नहीं है। तो अगर चाइना का बना हुआ है तो वो नहीं लेगा, सस्ता क्यों ना हो। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, हमारे इस कैंपेन से ये रिकॉर्ड बताते हैं 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान चाइना को हुआ। फिर भी अभी काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमें चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार धीरे धीरे करके उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत व्यवस्थाएं खड़ी कर रही है। मिसाल के तौर पर हम चिप्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो चिप्स है उसके 6 प्लांट भारत के अंदर लगने शुरू हो गए हैं। जब जैसे ही वो प्लांट शुरू हो जाएंगे तो आज चिप के लिए हमारी निर्भरता चाइना या अन्य देशों पर है
वो हम चिप उसको एक्सपोर्ट करने लगेंगे। ये हमने ये करिश्मा हमने टॉय सेक्टर में किया। आज से 5 साल पहले से सारे टॉय चाइना के मिलते थे। बिल्कुल। आज 99.9% खिलौना भारत में बनता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग अपने हाथों से, भावनाओं से, प्रेम से उनको बाजार में उतारा जाता था, उनको बाजार मिला है। हाँ, वही मैं पूछूं। उनको बाजार मिला है। आज टॉय के अलावा आज मोबाइल देश का दूसरा ऐसा बड़ा सेक्टर है कि आज 99% मोबाइल हिंदुस्तान के अंदर बनता है। हम मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमको एक बात समझना होगा, उत्पाद सब बनाएंगे, खपत कौन करेगा? आज हिंदुस्तान की तरफ पूरा विश्व क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। निश्चित तौर, जो कंज्यूमर बेस हमारे पास में है वो कहीं नहीं, वो वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं है। दुर्भाग्य यही तो है साहब कि वो हमारी चीज, स्वदेश की चीज स्वदेश में बने, स्वदेश में रहे, स्वदेश के लोग उसको खरीदे, जो आपका अभियान है। तो मैं उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूं कि कैट ने मध्यस्थता करके व्यापारी और उपभोक्ता हित में केंद्र सरकार की अपनी नीतियों में किस तरह का बदलाव लाने में कामयाबी हासिल करी है कि चाइना से ब्रेक लगे। देखिए, 2014 के पहले यदि हम देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर एक डिफरेंट ऑर्डर था जी, और कोई भी उस वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। निश्चित। इसीलिए हम कहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाली स्थिति में थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला और उसके बाद उन्होंने जो पहला अध्ययन किया कि दुनिया किस दिशा में प्रगति कर रही है, तो हम भी उसी दिशा में चलेंगे तो हम दुनिया के साथ कदम ताल करके आगे निकल सकते हैं। तो समझ में आया कि टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है कि यदि टेक्नोलॉजी को आत्मसात नहीं किया तो भारत पीछे रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का नाम दिया और आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम स्पेस में पहुंच गए। और ये कम उपलब्धि नहीं है। जो अभी कुछ दिन पहले हमारे शुभम शुक्ला स्पेस में गए और बाकायदा तालमेल के साथ में गए। इसके साथ साथ लगातार नासा के साथ हमारा इसरो जिस प्रकार का काम कर रहा है, ये तो हो गई साइंस और टेक्नोलॉजी की बात। लेकिन आज आम मेरे और आपके बीच में भी टेक्नोलॉजी का कितना एडॉप्शन हो गया। पहले हम हमारी जेब में कैश हुआ करता था, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आज कैश उतना नहीं हो रहा। हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी आज घर में जो हमारे यहाँ काम करने के लिए भी जो लोग आते हैं उनको भी पेमेंट, सब्जी वाला, रेडी वाला, खोमचे वाला, ये सारे लोग, तो ये परिवर्तन भारत में पिछले 11 वर्षों में हुआ। इसके साथ साथ बड़ा परिवर्तन हुआ हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उस डोमेस्टिक कंजम्पशन को डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ही जोड़ा जाए। ये अभियान ये अभियान सरकार ने शुरू किया और हमने इस अभियान को पकड़ा जी। अभी 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में बात करते हुए पूरे देश से अपील की कि स्वदेशी सामान खरीदें और दुकानदारों से कहा कि आप अपनी दुकान पर स्वदेशी बेचें। संयोग की बात है कि उसके अगले दिन देश भर के 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेता दिल्ली में मौजूद थे। पुरानी संसद दोनों का आपने भ्रमण करवाया तो हमने जी से मुलाकात हुई जी। तो हमने निर्णय लिया और आगामी 10 अगस्त से हम भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान करके हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जो देश के कोने कोने में जाएगा। आज एक बात देखें, बदलाव इसलिए हो रहा है कैट के जरिए से, इसलिए क्योंकि आपने कैट का जिक्र किया कि हमारे व्यापारियों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता था। आज व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लेकर के आए।
उस योजना को लाने के पीछे किसने मेहनत करी? कैट ने मेहनत करी। इसके अलावा स्वनिधि योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। विश्वकर्मा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। महिला को उद्यमी बनाने के लिए लखपति दीदी योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। डिजी सखी योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आर्थिक जगत से जुड़े जितने भी वर्टिकल हैं सबके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लाई। अब जरूरत है कि कैट और कैट जैसे अन्य संगठन जमीन पर उतरे और उन स्कीमों को लेकर के गांव घोट में जाए, लोगों को बताए। आज दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काम कर दिया, लेकिन हम अभी तक उन स्कीमों को लेकर के नहीं जा पाए। तो हमने उसके लिए हमारे मेटी जो आईटी मिनिस्ट्री है उसका एक प्रकल्प है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। कैट ने उनके साथ एक MOU साइन किया है और हम CSC के जरिए पूरे देश में न केवल केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी सारी स्कीमें जो व्यापार, उद्योग और महिला उद्यमी के लिए है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है, उस पर उसको हम लेकर के जा रहे हैं। आपके ग्वालियर में भी हमने ऑलरेडी CSC के साथ बातचीत शुरू कर दी है और बहुत जल्दी हम इस काम को शुरू करेंगे। मैं सब एक चीज़ और है कि जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि छोटे छोटे व्यापारी आजकल कैशलेस की तरफ हैं और UPI का इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। आमतौर पर ये देखने में आता है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर के अगर हम देखें तो कुछ ऐसे किस्से हो गए जिससे लोगों का विश्वास हिला है और आमतौर पर जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, जो उनके पास में बुनियादी शिक्षा भी नहीं है लेकिन मोबाइल समय के हिसाब से चलाना वो सीख गए हैं और अपने स्तर पे काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ में डिजिटल अरेस्ट और जिस तरह की साइबर क्राइम की चीज़ें आ रही है और इसके साथ ही बैंकों को लेकर के जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ पीछे, किस तरह आप देखते हैं इन तमाम? देखिए, साइबर फ्रॉड निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा विषय है। लेकिन साइबर फ्रॉड हो उसके लिए हम डिजिटलाइज ना हो ये विकल्प नहीं है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि तो छोटे स्तर हमने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। वही जानना चाह रहा हूँ। हमने साइबर फ्रॉड के लिए पूरे देश में एक कैंपेन साथ साथ वो भी चला रहे हैं पिछले 6 महीने से, जिसमें हमने कुछ साइबर एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखा है और उनको लेकर के हम व्यापारियों को बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड क्यों होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, डूज एंड डोंट्स के बाद। डूज एंड डोंट्स। और अभी चूंकि मैं लोकसभा का सांसद हूँ, अभी 5 दिन पहले हमारे एक सांसद ने एक प्रश्न उठाया था, उसके जवाब में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो संचार मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा विस्तृत बयान दिया है और उसमें बताया कि भारत सरकार साइबर फ्रॉड पर कितना काम कर रही है। तो यदि सरकार और संगठन मिल के काम करेंगे तो हम साइबर फ्रॉड से लोगों को निजात दिला पाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के व्यापारी जो हैं वो कैट की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। उनका ये विषय है कि अगर हम आपके साथ हैं इस स्वाभिमान वाले अभियान में और हम स्वदेशी ही खरीदते हैं और स्वदेशी ही बेचते हैं, तो हमारी GST समेत जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं और सरकार की तरफ से, राज्य और केंद्र की तरफ से हमें कैट क्या भरोसा दिला रहा है कि वो इन बिंदुओं पर पूरी तरह से व्यापार जगत। देखिए, मैं एक ही भरोसा दे सकता हूँ जी कि कैट किसी के साथ जी अन्याय नहीं होने देगा। अगर अन्याय होगा तो कैट खड़ा है, लेकिन हमारे व्यापारियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बदलते समय के साथ व्यापार करने के तौर तरीके को बदलें, नए टेक्नोलॉजी को अपनाएं और जो भी नियम कानून है उनका पालन करें। कोई भी आपका बाल बांका नहीं करेगा और यदि कोई करता है तो कैट उसके लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। तो आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि कैट जो है
मध्य प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का दिल है, उसके व्यापारियों के लिए भी पूरी तरह से अपेक्षाओं पर न केवल खरा उतरेगा बल्कि स्वाभिमान के अभियान में, स्वदेशी के अभियान में व्यापारी लोगों के प्रति एक भाव को जगाकर इस पूरे अभियान में कैट के साथ कदम से कदम मिला के आगे अवश्य बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।